तो बात करेंगे यहाँ पे स्पेशल जर्नल की। तो कंसाइनमेंट क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, सपोज मैं ट्रेडर हूँ, मुझे सामान बेचना है, तो मैं क्या करूँगी, खुद तो बेचने जाऊँ, मैं एजेंट को लगा दूंगी, ठीक है, उसे कमीशन बेसिस में मैं बोलूँगी मेरा सामान बेच दो। लेकिन रिस्क और जो अकाउंट रहेगा वो किसका रहेगा, मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, जो सामान दे रहा है उसका रिस्क रहेगा। एंड ये क्या होता है, सेलिंग एजेंट अपन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे सामान बेचने के लिए। फिर द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड, ठीक है, टू अनदर, फ्रॉम वन फर्म टू अनदर, ठीक है, आप करो, आप एक फर्म को बेचो कि यहाँ आप मेरा सामान भिजवा देना, इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। और इस ट्रांजेक्शन बोलते हैं कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन, क्या आप कंसाइनमेंट भेज रहे हो किसी को, इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या गुड्स को सेंड करो, सपोज ये हमारा ऑफिस है, यहाँ से आप दूसरे ऑफिस में गुड्स सेल कर रहे हो, क्या आप बेचो जाके, तो इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। एंड ट्रांजेक्शन बोलते हैं कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। तो कंसाइनमेंट आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, आउटवर्ड कंसाइनमेंट मतलब जो गुड बेच रहा है और जिसे रिसीव हो रहा है वो हुआ इनवर्ड कंसाइनमेंट। एंड जो बेचता है उसे बोलते हैं कंसाइनर, जिसे गुड दिए जाते हैं कि सेल कर जाकर उसे बोलते हैं कंसाइनी। तो ये ट्रेडर है जो बेच रहा है, दिस इज कंसाइनर, और जो एजेंट को बेच रहा है, जो बेचेगा जाकर, उसको बोलते हैं कंसाइनी। कंसाइनी को क्या फायदा होता है, कंसाइनी को ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, सरप्लस सब दिया जाता है। जो गुड्स होते हैं किसका रिस्क होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी कंसाइनर के, देखो गुड्स दिए हैं लेकिन खरीदे नहीं है, तो ये जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन मतलब एजेंट है, इसने गुड खरीदे नहीं है, तो किसका रिस्क होगा, तो रिस्क कंसाइनर का ही रहता है, ना कि कंसाइनी का। तो कंसाइनी गुड खरीदता नहीं है, सिर्फ उन्हें लेता है बेचने के लिए, ऑन द बिहाफ होता है कंसाइनर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई भी लॉस होता है वो किसका होता है, कंसाइनर का होता है। एंड कंसाइन, लेकिन कंसाइनी को ऐसा नहीं कि निग्लिजेंस दिखाए कि बस सामान ले गया कहीं फेंक दिया या तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, निग्लिजेंस नहीं दिखाना होता कंसाइनी को। फिर क्या होता है कि ही कैन नॉट, ओके, वो नहीं बोल सकता कंसाइनर कि लो हमने तुम्हें सामान दिया, हमें प्राइस पे करो उसका, नहीं। तो प्राइस पे तभी करते हैं जब एक्चुअली किसी को वो बेच दे सामान, क्योंकि उसने सामान खरीदा नहीं, उसने बस लिया है बेचने के लिए फाइनली। तो एजेंट तभी पिक्चर में आता है जब वो गुड्स को सेल करते हैं, उसका अमाउंट रियलाइज करते हैं, तभी वो पैसा देता है। तो इंडेप्टेड हो जाता है फॉर द अमाउंट रियलाइज ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ही बिकम्स इंडेप्टेड फॉर द अमाउंट रियलाइज ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जो अमाउंट रियलाइज हो चुके हैं उनके लिए इंडेप्ट हो गया, मतलब इंडेप्ट हो गया मतलब डेप्टेड हो गया, मतलब उसको बेचना अपने मालिक को, जैसे लाया था सामान उसको बेचना है, तो इज इंडेप्टेड फॉर द अमाउंट रियलाइज, जो रियलाइज हो चुका मतलब जिनको बेच चुका है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो रिलेशनशिप किसका होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। तो उसमें जितने भी लेजिटिमेट एक्सपेंसेस होते हैं, लेजिटिमेट एक्सपेंसेस मतलब सामान ले जाने में जितना भी खर्चा होता है वो रिम्बर्स करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी कंसाइनी करता है रास्ते में ले जाओगे, रास्ते का जितना भी चार्ज लगेगा वो सब रिम्बर्स किया जाता है कंसाइनी को। तो जो स्टॉक अनसोल्ड हो जाता है फिर से वो कंसाइनर को बेच दिया जाता है। सपोज ये सामान हमारा देखो 100 बेचे थे, 80 बिक गए, 20 बचे तो 20 वापस बेच दिए जाएंगे कंसाइनर को। तो कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनर की तरह हैक करता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो कंसाइनर को ही बिलोंग करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, अकाउंट सेल, नॉन रिकरिंग कमीशन, एडवांस। तो परफॉर्मा इनवॉइस का, इनवॉइस क्या होता है, जब आप कोई चीज बेच लेते हो तब आता है आपको इनवॉइस मिलता है, आप कोई चीज खरीद लेते हो। तो यहाँ पे क्या है, बिच, ठीक है, इसको आप सेल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी चीज बिकी नहीं है, अभी तो मिडिल मैन मतलब एजेंट के पास गई है, कंसाइनी के पास गई है। तो वो क्या करता है, इनवॉइस प्रिपेयर नहीं करता बल्कि परफॉर्मा इनवॉइस प्रिपेयर कर दिया जाता है। एक कंसाइनी को गुड्स के साथ, गुड्स बेच रहा है सपोज ये कंसाइनर कंसाइनी को, तो उसके साथ एक परफॉर्मा भी भेज देता है, परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि अभी ये सेल नहीं हुआ है, तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सेल। तो गुड्स के साथ वो परफॉर्मा इनवॉइस भेज देता है। एंड ये इन्फॉर्म करता है कंसाइनी को कि गुड्स के प्राइसेस क्या, एक्सपेंसेस क्या लगेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज करोगे, किस चीज से ले जाओगे, एंड मिनिमम सेल एमआरपी क्या होगा, इससे कम नीचे आप नहीं बेच सकते, ये सब मिनिमम रुपए बताते हैं। फिर अकाउंट सेल्स क्या होता है कि जब एजेंट है, ठीक है, गुड्स भेज रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन बेचनी पड़ती है कि सेल्स कितने हुए, एक्सपेंसेस कितना हुआ, कमीशन कितना हुआ, ये सब उसे बतानी पड़ती है। तो अकाउंट सेल्स से क्या करता है, देखो परफॉर्मा इनवॉइस जो कंसाइनर होता है कंसाइनी को बेचता है, अकाउंट सेल्स कंसाइनी कंसाइनर को बेचता है कि हमने इतनी चीजें बेची, इतने की बेची, ठीक है, तो अकाउंट सेल्स में दिखाता है वो। तो जितना भी बैलेंस दिखाता है, फिर बैलेंस प्रिपेयर करके देखा है कि देखो हमने इतनी चीजें बेच दी, इतना हमारा कमीशन हुआ, इतना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, इतना और पे करना है, तो वो बता के भेज देता है। तो अकाउंट सेल्स में बना के भेज देता है कि आपको इतना करना है, जो भी कमीशन ड्यू हो वो सब बता देता है। सो परफॉर्मा इनवॉइस भेजा कंसाइनर कंसाइनी को, अकाउंट से भेजा कंसाइनी कंसाइनर को। कमीशन के भी टाइप होते हैं, एक होती है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होती है स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब फिक्स परसेंटेज है कि आप सामान बेचो इतना परसेंट आपको मिलता रहेगा। इसमें सारा रिस्क होता है, किसके पास होता है, कंसाइनर के पास होता है, ठीक है, कंसाइनी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कोई बैड डेप्ट होता है, कोई उधार होता है, किसी से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है, तो उसे ऑर्डिनरी कमीशन नहीं मिलती। स्पेशल कमीशन क्या होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन के ऊपर कुछ कमीशन मिलती है, एक होती है ओवर राइडिंग कमीशन, नॉर्मल कमीशन से ऊपर जब कमीशन मिलती है ओवर राइडिंग कमीशन मिलती है। जैसे आप उसे बोला जाए कंसाइनी है, जो एजेंट है, कि तुम ज्यादा हार्ड वर्क करो, ज्यादा चीजें बेचो, नया प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा लगता है क्योंकि ज्यादा जल्दी जल्दी नए ना मार्केट में आपको बेचना है, तो ये सुपरवाइजिंग का काम करो, जो नीचे लोग एजेंट काम करे आप उनको सुपरवाइज करो, तो एक्स्ट्रा कमीशन दी जाएगी, ओवर राइडिंग कमीशन है। एंड देन फिर जैसे
ठीक है, दूसरों को सुपरवाइज करो परफॉर्मेंस, फिर सेल्स करो। ठीक है, अगर आप प्राइस से ऊपर, जैसे हमने तब बोला, उससे जितना ज़्यादा आप सेल पे ले लो, ठीक है, वो हो गई आपकी ओवरराइडिंग कमीशन। फिर होता है डेल कैटरिंग कमीशन। तो जो भी लॉसेज होते हैं कंसाइनर भी करता है, हमें पता है। तो कंसाइनी कुछ डेप्ट है, उनको रिकवर करने के लिए होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल कंसाइनी ने कुछ डेप्ट भेजा, कुछ सामान भेजा, लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, पैसे दे के भाग गया। तो अगर इसकी कुछ ना कुछ कंसाइनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रस्ट करने के लिए डेल कैटरिंग कमीशन होता है, डेल कैटरिंग कमीशन। तो ये करता है पेड ओनली टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने टोटल सेल हुए हैं एंड ठीक है, टोटल सेल कितने हो उस हिसाब से डेल कैटरिंग कमीशन दिया जाता है। और अगर कुछ स्पेशल एग्रीमेंट हो तो उसके हिसाब से दिया जाता है। एंड इट्स टू बी पेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल हो उसी अमाउंट पे किया जाता है, जितना लाइक आपने सेल किया उसी अमाउंट पे मिलता है डेल कैटरिंग कमीशन। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ जाती है कंसाइनी की। तो ये भी उसे पता चल जाता है कि हमें प्रूडेंट एंड कॉशियस मैनर में यूज़ करें, नहीं तो हमारे पैसे चले जाएंगे। ठीक है, कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब एक ही बार होगा, फॉर एग्जांपल ले जाना, इंश्योरेंस, फीड, लोडिंग चार्जेस, सब एक बार लगता है। ठीक है, पैकिंग वैकिंग सब एक बार आता है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो बार बार लगेगा। फॉर एग्जांपल ये कब लगता है, जब सामान पहुंच गया गोडाउन तक, जब गोडाउन तक पहुंच जाता है, कंसाइनी प्लेस या गोडाउन तक पहुंच जाता है, तब लगता है रिकरिंग एक्सपेंस। जैसे कैसे लगेगा, एडवर्टीजमेंट कराना है, डिस्काउंट देना है, ठीक है, कमीशन जो भी चेक्स है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपको डेली डेली जाके बेचने हैं लोगों को, ये क्या होता है आपका रिकरिंग डेली डेली वाला खर्चा। नॉन रिकरिंग मतलब एक बार जाना, एक बार मतलब जब कंसाइनर से कंसाइनी प्लेस तक जो चीज़ें जाएंगी वो एक बार का खर्चा होता है, वो होता है नॉन रिकरिंग और होता है रिकरिंग। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, जितने भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको दिखाया जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो देखो जितने भी ट्रांजेक्शन हो उससे पता चल जाता है लॉट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। फिर आपने जितना सामान आया उससे कम बेचा है तो आपको एंड सस्ते में बेच दिया तो लॉस आ जाएगा, क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सबको देखने के लिए सारे ट्रांजेक्शन को, जो भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है कंसाइनमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कॉस्ट इज डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जो कॉस्ट क्या होता है, तो वंस गुड कंसाइंड बाय द कंसाइनर, ठीक है, तो कॉस्ट इज डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कॉस्ट जो भी होता है वो कहाँ पे जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता है। अलॉन्ग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कंसाइनर के वो सब कंसाइनमेंट अकाउंट में जाते हैं। मतलब कंसाइनर डीलिंग विद पर्टिकुलर, तो कमीशन जो भी होता है वो डेबिटेड होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कमीशन या कॉस्ट हो डेबिट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, चाहे कॉस्ट हो चाहे कमीशन हो, इट इज डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं कंसीडर की जाती क्लोजिंग स्टॉक बनाने में, ये सब कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल गोडाउन का रेंट देना, ठीक है, अगर मैं आ रही हूँ, मैं एजेंट हूँ, मैं सामान बेच रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना गोडाउन तो मेंटेन करूँगी, इतना तो आनी चाहिए। तो कंसाइनी मेंटेन करता है। डिस्काउंट बेड टैप, अगर बेड टैप देते हो, ठीक है, उसको डिस्काउंट दे दिया, तो तुमने दिया, तुम्हें बेचना चाहिए था ज़्यादा, तो वो फिर इंश्योरेंस जो भी है, गोडाउन से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंसाइनी की है ना, कंसाइनी का गोडाउन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कराना। फिर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आके जाके सामान बेच रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, डेली डेली सामान बेचना, या अपने बाइक से जा रहे हो, उसका पेट्रोल तो नहीं देगा। ये सारी चीज़ें आप क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में नहीं यूज़ करते हो। तो फिर कुछ होते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे क्या हो गया, इनहेरेंट गुड्स में हो गई होंगे, जैसे कुछ पीसेस स्मॉल पार्ट में टूट गए, या कोल ले जा रहा है उसका वेट कम हो गया, पाउडर फॉर्म में गिर गया, ये सब तो होता ही है। ये अलग से नहीं दिखाया जाता है अकाउंट्स में, बुक्स अकाउंट में अलग से नहीं दिखाया जाता है नॉर्मल लॉस, वो तो होना ही होना है। ठीक है, तो कोई सेपरेट एंट्री नहीं की जाती। नॉर्मल लॉस को बस ऐसे ही बोलते हैं तो होना ही है, तो कोई सेपरेट एंट्री नहीं की जाती। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक में इसका वैल्यूएशन उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कैसे निकालते हैं, कितने टोटल गुड्स का टोटल कॉस्ट था, कितने अनसोल्ड यूनिट, कितने रिमेनिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट जा रहे थे, हर एक यूनिट की वैल्यू थी 10 रुपये ईच, ठीक है, 20 लॉस्ट हो गए, कितने बचे 80। तो क्या हुआ, टोटल कॉस्ट कितनी आई, 100 रुपये मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 100 रुपये थे, 10 रुपये यूनिट पर यूनिट, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या हो गया, देखो 100 रुपये थी एंड हर की 10 रुपये यूनिट की ये थी। अनसोल्ड यूनिट कितनी हुई हमारी, अनसोल्ड हमारी कितनी 100 ही अनसोल्ड है, ठीक है, 20 लॉस्ट हो गई, तो रिमेनिंग यूनिट कितनी 80। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, जो वैल्यूएशन हम इस तरीके से निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे, अलग से कोई सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करते नॉर्मल लॉस के, तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे। एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, एबनॉर्मल से कहीं आग आग लगा, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। तो सेपरेटली आप दिखाते हो तो इट इज नॉट इंसिडेंटल कंसाइनमेंट, ये अलग से दिखाते हो परफॉर्म अकाउंट्स में, और ये क्रेडिट कर दिए जाते हैं टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। इसे कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एबनॉर्मल से तो 20 चीज़ें गिर गई थी, 20 लॉस्ट हो गई, और हर एक की कॉस्ट कितनी थी 10, तो 200 रुपये यहाँ लॉस्ट हो गए। फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को एक बार का एक्सपेंडिचर कितना हुआ वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट, कितनी एबनॉर्मल लॉस हुआ 20, सपोज 20 यूनिट का लॉस हुआ। नंबर ऑफ यूनिट कंसाइन कितनी गई थी यूनिट स्टार्टिंग में 100, ठीक है। तो ये सब इससे कैलकुलेट करके इनको सब किया जाएगा तो पता चलेगा कितना कॉस्ट आया एबनॉर्मल लॉस यूनिट का।
फिर क्या होगा, इसको अलग से, इट इज नॉट इंसिडेंटल, उसे अलग से दिखाया जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स में, एंड इज क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। आपने इंश्योरेंस लेकर रखा है, वो सामान जो आपका खो गया, सपोज पूरा इंश्योरेंस से मिलता नहीं, 400 का सामान था, इंश्योरेंस मिला 380, तो 20 रुपये जो आपके गए तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले आएंगे, तो जो आपका नुकसान हुआ वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हमारा होता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में जब कुछ लोग एक साथ मिलकर आते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो को वेंचर है, ठीक है, इसको को वेंचर बोलते हैं। कोई फर्म नेम है, नो फर्म नेम, कोई फर्म नेम यूज नहीं किया जाता जॉइंट वेंचर के लिए। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए नाम यूज करेंगे क्या फायदा। तो को वेंचर अपना बिजनेस भी कैरी करते हैं, कैरी कर सकते हैं, अगर एग्री किया कि नहीं करके अपना अलग से बिजनेस तो नहीं करेंगे, अदरवाइज फ्री है अपना बिजनेस कैरी करें। तो बिजनेस रिलेशनशिप इन को वेंचर क्या होती है, जैसे वेंचर खत्म हो जाता है वैसे इनकी बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए उसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता। कुछ टेम्परेरी पार्टनरशिप है बिटवीन टू और पर्सन, ठीक है, वो लाइक एग्री करेंगे हम जॉइंट वेंचर कैरी आउट करेंगे, कॉमन कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंसाइनमेंट, परचेज द प्रॉपर्टी, अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर्स। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे बहुत कॉमन है जॉइंट वेंचर फॉर्म होना, जैसे बिजनेस हो, कंसाइनमेंट, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अंडरराइटिंग, डिबेंचर, सब जॉइंट वेंचर मिल जाते हैं। रिस्क को मतलब आप मैनेज कर सकते हो, एक दूसरे से शेयर कर दो रिस्क को। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आप क्या करो, इन 4 वेज में से एक तरीके से आप अकाउंट रख सकते हो, कैट बी एनी वन ऑफ, ऐसा नहीं कि हर जगह से, ऐसा नहीं कि ये भी बनाना वो भी बनाना है, इनमें से 4 तरीकों में से एक तरीके से आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं जॉइंट वेंचर के। एक क्या कर सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ द वन ऑफ द को वेंचर, मतलब एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज ए बी सी है, इनसे बोलते हैं ए से कि तुम मतलब सबके अकाउंट बनाओ, हम लोग नहीं ले सकते, तुम अकाउंट बनाओ, हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो जब बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता तो एक वेंचर से बोल दिया जाता है कि आप है ना सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। तो सारे जो को वेंचर्स होते हैं क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि हमने ये खर्चा किया, ये किया, वो किया, तो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल देते हैं एंड पर्सनल अकाउंट खोल देते हैं को वेंचर। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट अपनी ही बुक में सब कुछ खोल देते हैं। फिर क्या होता है, इन द बुक ऑफ ऑल द को वेंचर्स, सपोज बड़ा बिजनेस है तो सब लोग सारे ए बी सी तीनों ही अपनी अपनी बुक अलग अलग खोल लें, ठीक है। तो इन ईच ऑफ देम विल ओपन जो हर एक में जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचर्स। सपोज ए अपना एक जॉइंट वेंचर बनाएगा और ऊपर से सपोज ए का अकाउंट है तो अपना ए बी सी ये तीनों का बनाएगा, वैसे ही जॉइंट वेंचर बनाएगा ए बी सी, बी भी बनाएगा, ऐसे सी बनाएगा, तीनों ही सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अपने ट्रांजेक्शन को बताते हैं एक दूसरे को और इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने अपने बुक में। तो ये होते हैं सारे को वेंचर्स अकाउंट बना रहे। फिर होता है मोमेंटम जॉइंट वेंचर अकाउंट, सपोज को वेंचर अपनी ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कंसर्न विद देम, तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो सारे प्रॉफिट एंड लॉस चीजें नहीं आ सकती हैं, तो सारे ट्रांजेक्शन इंक्लूड करते हैं अपने अकाउंट्स में बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ना जॉइंट मोमेंटम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जॉइंट वेंचर बनाते हैं अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट होता है एंड क्लोज होता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बहुत ईजी है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई करिए को वेंचर में वो लिखते जाओ डेबिट साइड, ठीक है, पर्सनल अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो अपीयरिंग इन द पर्सनल अकाउंट ऑल द को वेंचर्स वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट एंट्रीज। तो पर्सनल अकाउंट का कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, ठीक है। और मोमेंटम एंड एंट्रीज अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, on the debit side of the memorandum account and the entries appearing on the credit side, those account are credited to the memorandum joint venture account. ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि पर्सनल अकाउंट को वेंचर के कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड। तो पर्सनल अकाउंट कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड। पर्सनल अकाउंट को वेंचर डेबिट होते हैं, डेबिट। जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में आती है एंट्री वो क्या होती है, क्रेडिट साइड आती है। फिर जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, जैसे एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गई, एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेमोरेंडम अकाउंट से। तो ट्रांजेक्शन जो एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड नहीं हो, तो ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम अकाउंट में ट्रांजेक्शन या तो एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, इनकम से, या तो खर्चा हुआ इनकम आई हो उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है ना इसमें। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड आता है वो हम लोग मेमोरेंडम अकाउंट में करते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कोवेंचर्स को शेयर कर लेते हैं। फिर इंटरेस्ट अगर देखिए कोवेंचर, तो वो अपना जो भी पैसा है वो कहीं लगाते हैं, ठीक है, वो कुछ अमाउंट उन्हें मिलता है, तो वो कुछ एग्रीड जो भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बोला होगा कि हमको, तो कैलकुलेट करते हैं सर्टेन रेट। तो हर एक को वेंचर को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ करना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और जॉइंट वेंचर अकाउंट में पूरा इंटरेस्ट नहीं लिखते, जो नेट इंटरेस्ट होता है, ठीक है, पूरा लेके दे के सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद नेट इंटरेस्ट हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में करते हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन इनटू अकाउंट बिफोर असेंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जॉइंट वेंचर। तो इसलिए जो हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हैं कितना है। सेपरेट सेट ऑफ बुक एक होता है हमारा, तो देन सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी की तरह रिकॉर्ड करते हैं, बेसिस ऑफ डबल एंट्री प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं, डबल एंट्री मींस डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो एक होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, नॉमिनल,
फिर नॉमिनल, नोमी, नोमी मीन्स नो मनी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स नो मनी, नो मनी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऑफ कोवेंचर ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट, कोवेंचर के जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट आते हैं। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हमारा होता है वो रियल अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट की तरह। जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं इसमें बैंक अकाउंट की तरह होता है। तो जितने भी कोवेंचर्स होते हैं अपने डिपॉजिटरी में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस अकाउंट में पे करते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनकम होते हैं जॉइंट वेंचर के वो सब दिखाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में सारे जॉइंट वेंचर अकाउंट सारी चीज़ आती है। अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग मतलब वो उन शेयर्स को बाय करना जब पब्लिक सब्सक्राइब ना करे। वो डिवेंचर के केस में मिनिमम 75 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, शेयर के केस में मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन हो, नहीं तो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए इनको जो अंडर राइटिंग्स होते हैं जो लाइक गारंटी देते हैं कि हम खरीद लेंगे, अगर लोग नहीं खरीदेंगे इनको कुछ कमीशन मिलती है, ठीक फ्रॉम द, ठीक है। कुछ शेयर्स मिल जाते हैं, कुछ कमीशन मिल जाती है, कुछ पार्टली कैश कंपनी का मिल जाता है। शेयर दस रिसीव सोल्ड टू द पब्लिक और टेकन बाय द कोवेंचर द एग्रीड प्राइस।